हे गाइस, मैं संजय सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बात करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास कितने तरीके का होता है और एबनॉर्मल मोलर मास जो आपका होता है वो किस तरीके से आपके पर्टिकुलरली किसी भी क्वेश्चन को अफेक्ट करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। तो बेसिकली जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट आपका या तो डिसोसिएट होता है या एसोसिएट। उसी के बेस पे हम एबनॉर्मल मोलर मास को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हमारा पहला कारण होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएट होना और दूसरा होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएट होना। अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो नंबर 1 एसोसिएशन में जब भी आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है किसी सॉल्यूशन में, तो जब दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट आपस में मिलकर एक नया इलेक्ट्रोलाइट बना लेते हैं या आपस में जुड़कर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो वो एसोसिएशन कहलाता है। इस बेस पे जब आपका एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है तो वो आपका एक दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। सिमिलरली जब हम लोग बात करेंगे डिसोसिएशन के बारे में, तो डिसोसिएशन के बारे में हमारा कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल टूटकर आपका एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इस कॉन्सेप्ट पे बेस है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपका सॉल्यूशन में डालने पर या तो आपस में जुड़ता है या आपस में टूटकर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल को डायरेक्टली एक्सप्लेन करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, या आप कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल का आपस में जोड़ना। सिमिलरली जब आप डिसोसिएशन को एक्सप्लेन करेंगे तो आप उसे कहते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल में किसी एक मॉलिक्यूल का टूटकर बनना। तो अब हम केस नंबर 1 की बात कर लेते हैं, जहां हमारे पहले केस में हम लोग बात करेंगे एसोसिएशन की। तो एसोसिएशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का या आयन्स का आपस में जुड़ना और जुड़कर एक नए मॉलिक्यूल, एटम और आयन में कन्वर्ट हो जाना। ये हम इस बेस पे भी समझ सकते हैं कि जब हमारे किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और एक नए मॉलिक्यूल को बना देते हैं। इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जिस तरीके से हमारे एक वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम जुड़कर एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अमोनिया के फॉर्मेशन के बारे में, जहां आपका 3 हाइड्रोजन के एटम मॉलिक्यूल और एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। आप कह सकते हो कि 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन जुड़कर 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनाते हैं। इसी तरीके से अगर हम सेकंड केस की बात करें, जहां हम डिसोसिएशन की बात करेंगे, तो आप लोग पहले से ही जानते हैं डिसोसिएशन का सीधा सीधा मतलब होता है टूटना या टूटकर एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। तो बेसिकली जब कोई एक मॉलिक्यूल टूटकर दो या दो से ज़्यादा एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन्स में अलग अलग बन जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन। तो इसी बेस पे हम आगे अगर बात करें कि डिसोसिएशन किसे बोलते हैं, तो डिसोसिएशन का हम एक सिंपल सा एग्जांपल देके इसे समझ सकते हैं कि जब कभी हमारे कोई एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन्स में किसी सिंगल मॉलिक्यूल का टूटना होगा तो वो आपका डिसोसिएशन का प्रोसेस कहलाएगा। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, जैसे KCl को जब हम डिसोसिएट करेंगे किसी पोलर सॉल्यूशन में या पोलर सॉल्वेंट में, तो आपका K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया। तो KCl का एक मॉलिक्यूल टूटकर एक Kl और एक Cl टोटल 2 आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन
अभी भी हमारे लिए मेन क्वेश्चन ये रह गया है, व्हाट इज़ वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर हकीकत में है क्या चीज़, या वांट ऑफ फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कैसे पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता, एंड डिसोसिएशन और एसोसिएशन का इससे रिलेशनशिप कैसे होता है। तो अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट केस में, जहाँ हम बात करते हैं एसोसिएशन की, अगर हम एसोसिएशन की स्टडी करें तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि कभी भी हमारे एसोसिएशन के केस में जो हमने ऑब्ज़र्व्ड क्वालिटीज़ या ऑब्ज़र्व्ड मोलर मास जो हमारा मिलता है, वो हमारा नॉर्मल मोलर मास के मुकाबले, जो हमें नॉर्मली पता होता है किसी का भी मोलर मास, उसके मुकाबले कभी भी आपका एसोसिएटेड मोलर मास हमेशा ज़्यादा होता है। आप इसे कह सकते हो कि एसोसिएशन के केस में आपका आफ्टर एसोसिएशन जो मोलर मास होता है वो हमेशा नॉर्मल या बिफोर एसोसिएशन मोलर मास से ज़्यादा होता है। इसी के बेस पे अगर हम एक एग्जांपल सेटअप करें तो जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो बनता है वो दो हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बनता है जिसका मास 2 यूनिट होता है, और एक नाइट्रोजन के सिंगल मॉलिक्यूल का मास आपका 28 यूनिट होता है क्योंकि वो दो नाइट्रोजन के एटम से बनता है। बट जब हम इन दोनों को मिलाकर एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो न तो वो सिंगल एटम ऑफ नाइट्रोजन के बराबर अपना मास रखता है, ना ही सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर, और दोनों के इनिशियल मोलर मास से ज़्यादा आपका 17 यूनिट का मोलर मास रखता है। अब अगर हम हमारे सेकंड केस जिसको हम डिसोसिएशन बोल रहे हैं, डिसोसिएशन के बारे में अगर बात करें तो डिसोसिएशन में हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक सिंगल मॉलिक्यूल आपका एक से ज़्यादा एटम आयन में डिसोसिएट होता है, टूट जाता है। और जैसा कि हम लोगों को पता है अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट टूट जाए तो बड़ा ऑब्जेक्ट टूटकर छोटे छोटे मासेस में टूट जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है और वो 10 टुकड़ों में टूट गया तो वो आपका बेसिकली एक एक kg के 10 टुकड़ों में टूट जाएगा। इसलिए जो डिसोसिएशन होता है उसमें आपका ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास या ऑब्जर्व मोलर मास हमेशा नॉर्मल मोलर मास से कम होता है और कम ही रहेगा। एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि जो आपका H2O है, अगर H2O आपका एक यूनिट की बात करें तो आपका 18 यूनिट होता है, लेकिन जब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट होता है तो आपका हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल 2 यूनिट रखता है, जबकि आपका ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 16 यूनिट रखता है, और अगर वो हाफ होगा तो ऑब्जर्वली 16 से कम होगा। तो इसके बेस पे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका वांट हाफ फैक्टर जो होता है वो हमारा मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व मास के बेस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो बेसिकली जो वांट ऑफ फैक्टर होता है जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा ये वांट ऑफ फैक्टर किसी भी रिएक्शन में, इन एनी रिएक्शन, हमारा रेशो होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू का, या आप कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास का, या बेसिकली जो हम अभी तक स्टडी कर रहे हैं वो हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ विद द नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो जो आपका वांट ऑफ फैक्टर है आप उसे इस बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर इज़ इक्वल टू रेशो ऑफ our observed colligative properties and normal colligative properties। जैसा कि हम डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बारे में पहले ही देख चुके हैं, डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करेंगी क्योंकि आपके नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम्स आपका डिफ़र कर रहा है किसी भी एसोसिएशन में और किसी भी डिसोसिएशन में, क्योंकि हमें पता है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू होती है नंबर ऑफ मोल्स, और यू कैन से दैट द नंबर ऑफ आयंस। तो आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी आपकी अफेक्ट होंगी।
इसी तरीके से अगर हम बोलें कि ये वांट ऑफ फैक्टर हकीकत में किस तरीके से आपका कैलकुलेट किया जाता है या किस तरीके से बताया जाता है, तो यहाँ पे भी हम दोनों केसेस की बात करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट केस डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा और दूसरा रिमेनिंग केस हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, जिस केस में हम बात करने वाले हैं हमारे डिसोसिएशन के बारे में, देन इन द केस ऑफ डिसोसिएशन जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करेंगे या आप बोल रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे आपका डिसोसिएशन के केस में, तो हमारे डिसोसिएशन के केस में हमें पता है कि एक सर्टेन डिग्री तक कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल आपका डिसोसिएट होता है, एक सर्टेन लेवल तक टूटता है। तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते थे, जो आपका बेसिकली होता है कि नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल जो होते हैं कि कितने आपके टूटे विद आपका द टोटल नंबर ऑफ आपके मॉलिक्यूल्स, टोटल आपके पास कितने थे और टोटल कितने टूट गए, इन्हीं का रेशो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो अगर हम डिसोसिएशन के केस में बात करें, देन आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर आई माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1। अब ये बेसिकली आई, अल्फ़ा और एम क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इन्हें इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो अल्फ़ा है आपका वो बात कर रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में कि किस डिग्री तक किस एक्सटेंट तक कोई पर्टिकुलरली डिसोसिएट हो रखा है। आई जो आपका पता है वैसे भी वांट ऑफ फैक्टर होता है, तो हम इसी को मेन कैलकुलेशन में रख रहे हैं। एंड लास्ट जो आपका एम है, एम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका एम होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल आपके डिसोसिएट हुए या डिसोसिएट होने के बाद आपके कितने मॉलिक्यूल बने, आफ्टर डिसोसिएशन कितने मॉलिक्यूल्स बने, उसी को हम लोग क्या कहते हैं आपका एम। तो ये तीन चीज़ें हमारे बेसिकली डिसोसिएशन के केस में ज़रूरी हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वांट ऑफ फैक्टर एंड नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। अगर हम इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बात करें तो हमारा सेकंड केस होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, या डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात आप नहीं भी करें तो आप ये कह सकते हैं कि किस हद तक आपका मॉलिक्यूल एसोसिएट हुआ या किस तरीके से आपके मॉलिक्यूल जुड़कर एक नया मॉलिक्यूल बनाने में काम कर रहे हैं। तो इन द केस ऑफ एसोसिएशन हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन के केस में अगर आपके स्मॉल n नंबर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए एंड जुड़ने के बाद उन्होंने कोई एक मॉलिक्यूल बना दिया, तो आप कह सकते हैं कि अगर उन्होंने एक मॉलिक्यूल बना दिया, आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल हमेशा नए जो मॉलिक्यूल ऑब्जर्व कर रखे हैं पुराने वालों की तुलना में कम हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि जब एसोसिएशन होगा तो नए मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन किस हद तक आपका एसोसिएट हुआ इज इक्वल टू 1 आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। यहाँ भी वही आपके तीनों सिंबल मिलते हैं। इन तीनों सिंबल्स की अगर हम बात कर लें तो अल्फ़ा आपका फिर से डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा है कि कितने एसोसिएट हो रहे हैं, कितने एसोसिएट होंगे, कितने होंगे, क्या जुड़ेंगे, क्या रह जाएंगे। तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा हो गया। आई आपका फिर से वांट ऑफ फैक्टर हो जाता है। वांट ऑफ फैक्टर जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि कितना आपका रेशो आ रहा है ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड या नॉर्मल और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का। और थर्ड जो रह गया एन, जहाँ आपको बता दिया कि नंबर ऑफ मोल्स जो एसोसिएट हो रखे हैं, एसोसिएटेड कितने मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो गए, उसको आपको एक्सप्लेन करता है एन। तो चलिए, जब हम ये दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं तो अब हम इस पर बात कर लेते हैं एक सवाल को लेकर। तो अब हम बात करेंगे एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका डायरेक्टली कहता है कि पर्टिकुलरली कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास हैं। और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बात करनी है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 3 ग्राम कोई सॉल्यूट 100 ml में डिज़ोल्व करके रखा हुआ है। तो आप क्या बताएंगे कि अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2.5 दे रखा हो और उसका नॉर्मल मोलर मास 246 है, तो क्या ये एसोसिएट हुआ या
नहीं, या कितना हुआ कितना नहीं। तो आपको टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, देन मास इज 3 ग्राम, एंड आपका जो सॉल्यूट है उसको 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में घोल रखा है, जिसको आपको पता है कि आपका वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml लेते हैं। अब अगर हम बात कर लें तो जो हमारे पास ये बेसिक कंडीशंस दे रखी हैं, हमें कैलकुलेट करके फाइनली ये बताना है कि अगर हमारा कैलकुलेटेड मोलर मास जो नॉर्मल मोलर मास है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा आ गया तो आप बोलेंगे ये एसोसिएट हो रखे हैं, और अगर कम आ गया तो आप बोल सकते हैं ये डिसोसिएट हो रखे हैं। इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि ये सवाल किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं, और किस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व होगा। तो हमें पता है कि किसी भी सवाल में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे सवाल में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और वो ये है कि हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है। तो हमें पता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को ही कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग पाई इज इक्वल टू आपका है 2.5, और अगर हम वैल्यूज़ को लगाते हैं तो आपके वैल्यूज़ को इम्प्लाई करने पे हमें पता है पाई इज़ इक्वल टू आपका होता है CRT, जहाँ पे आपका C कंसंट्रेशन होता है, R आपका रिगबर्ड कांस्टेंट होता है, और T हमारा टेम्परेचर होता है। देन पाई इज़ इक्वल टू CRT की वैल्यूज़ पे अगर हम आगे बढ़ें, देन हम इस बेस पे अगर हम 1 बाई 1 करके सबकी वैल्यूज़ लगाना स्टार्ट कर लें, देन पाई आपको दे रखा है 2.5, और हमें 1 बाई 1 सारी वैल्यूज़ इसी तरीके से दे रखी हैं। आपको टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, और आपको बाकी की चीज़ें दे रखी हैं कि रिगबर्ड कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, और कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देन सारे टर्म्स को एनालाइज करने के बाद हम लोग इस रिज़ल्ट पे निकल सकते हैं कि जैसे ही हम सवालों में ये सारी वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे, उस वैल्यूज़ में हमने मेनली फोकस करना है हमारा मोलर मास। जो आपका मोलर मास निकलेगा, अगर वो मोलर मास आपका इनिशियली जो आपको नॉर्मल वैल्यूज़ दे रखी हैं उससे ज़्यादा निकल के आता है तो आप कहेंगे ये एसोसिएट हुआ है, और अगर उससे कम निकल के आता है तो आप कहेंगे ये डिसोसिएट हो रखा है। तो वैल्यूज़ इम्प्लाई कर लेंगे, देन 2.5 इज इक्वल टू योर 3 अपॉन आपका मोलर मास, और आपका 100 ml की बात हो रखी है क्योंकि हम 1 kg की बात करने वाले हैं मोलैलिटी में, देन डिवाइडेड बाई 1000 इनटू आपकी वैल्यूज़ होती है R इंटू 2.5 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हम यहाँ 1000 और 100 को आपस में कैंसिल करके 10 रख लेंगे। डिनोमिनेटर में आपका मॉलिक्यूलर मास जो सिंबलाइज कर रखा है m वही रहेगा। आपका r का वैल्यू 0.0821 होती है, इंटू 10 टू द पावर आपका नथिंग, बिकॉज जब आप इसकी वैल्यू 8.31 लगाते हैं तब आप 10 टू द पावर -2 लगा लेते हैं, एंड टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 298 केल्विन। देन आप सारी वैल्यूज़ को अप्लाई कर लेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका m साइड में आ जाएगा, 2.5 आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एंड आपकी रिमेनिंग वैल्यूज़ सेम रहेंगी। इसी के बेस पे जब आप आगे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के बेस पे आप आगे देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिक डिवाइड आपका अपना होता है, तो मैं इसको बेसिक डिवाइड कर लेता हूँ। अगर मैं इसे बेसिकली डिवाइड करूँगा तो किस तरीके से सॉल्व करूँगा तो देख लीजिए। देन 25 से आप कैंसिल कर लेंगे, और जब आप कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि 25 से आपने 2.5 को कैंसिल कर लिया, 10 से आपकी वैल्यूज़ 3 इंटू 2 अपॉन आपका 0.5 आ जाएगा। जब आप 0.5 से, या आप कह सकते हैं 0.5 से किसी को डिवाइड करना, या हाफ से आप उसे क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो आपकी वैल्यूज़ हमेशा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देन आपकी जो फाइनल वैल्यू आने वाली है, फाइनल वैल्यू को जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू आएंगी 293। देन 293 आपका ऑब्जर्वली
हमारी गिवन वैल्यूज़ जो थी उस गिवन वैल्यू के मुकाबले ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी गिवन वैल्यू के मुकाबले ज़्यादा होने की वजह से आपका एसोसिएट हो रही हैं, और जो आपका ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास था वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से ज़्यादा है। तो आप बेसिकली अगर ये देखेंगे कि जो आपका ऑब्जर्व वैल्यू है वो 246 से ज़्यादा है, और 246 से ज़्यादा होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि हाँ, फाइनली आपको ये पता चल गया कि ये अंडर एसोसिएशन गया है, अंडर डिसोसिएशन नहीं गया। और इसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर आपका क्या कर रहे हैं, एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ना कि आपका टूट कर दो अलग अलग या दो से ज़्यादा अलग अलग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो बेसिकली क्योंकि ऑब्जर्व वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नॉर्मल वैल्यू, देन इट इज़ इंडिकेशन फॉर योर एसोसिएशन। ये सिर्फ एसोसिएशन के केस में होता है। तो एसोसिएशन के केस में आपको वैसे भी पता है कि जो हमारा एसोसिएशन का केस होगा वो इसी चीज़ को फॉलो करेगा। तो हमारा सवाल जिस तरीके से सारी बातें कह रहा है कि इसको कैलकुलेट करो, ये एसोसिएट हुआ, डिसोसिएट हुआ, तो हम ये कैलकुलेट होने के बाद हम ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी वैल्यूज़ किस तरीके से कैलकुलेट हो रखी हैं, और हम इसे बता सकते हैं कि ये जो आपका सवाल है, सवाल में आपका सवाल जो पर्टिकुलरली सॉल्ट की बात कर रहा है वो आपका अंडर एसोसिएशन गया है। और क्योंकि ये अंडर एसोसिएशन गया है तो आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू होंगी ये आपकी नॉर्मल वैल्यूज़ के मुकाबले क्या हैं, हमेशा ज़्यादा। और अगर ज़्यादा होंगी तो जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करेंगे तो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, हमेशा कम, बिकॉज आपका एसोसिएशन हो रखा है। और एसोसिएशन में हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं तो आपको समझ में आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपकी डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर, आपके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पे। तो इस पर्टिकुलरली लेक्चर को मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर दिस। और आप आगे अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें ये पर्टिकुलरली टैक्स कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए। बाय बाय।